दुनिया में आज कुछ ही क्षेत्र ऐसे हैं जो इस धरती की शुद्ध वायु में बहुत बड़ा योगदान कर रहे हों। और अगर बात करें ऑक्सीजन के सबसे बड़े उत्पादक की, तो अमेज़न के जंगलों का नाम उसी सूची में सबसे शीर्ष पर आएगा। और ऐसा इसलिए क्योंकि अमेज़न ना सिर्फ दुनिया के सबसे बड़े रेन फॉरेस्ट में शुमार है, बल्कि इसलिए भी क्योंकि वहां पर मौजूद पेड़ और पौधे ऑक्सीजन की ज़्यादा से ज़्यादा मात्रा वातावरण में रिलीज करते हैं, जिसके कारण ये वायुमंडल के लिए और अधिक फायदेमंद हो जाता है। लेकिन क्या आपको पता है, आज से करोड़ों साल पहले हुई एक तबाही ने जहां धरती पर से कई मासूम जीवों का सर्वनाश कर दिया था, तो वही दूसरी ओर उसी तबाही के कारण आज इंसानों के लिए सबसे बड़े वरदान के रूप में जो अमेज़न के जंगल खड़े हैं, वो उसी तबाही का नतीजा है। यूं तो अपने 450 करोड़ साल के जीवन में धरती ने 5 बड़े मास एक्सटिंक्शन देखे हैं, जिनमें से सबसे पहला था ओर्डोविशियन मास एक्सटिंक्शन, जो आज से तकरीबन 440 मिलियन साल पहले घटा था। उसके बाद आज से 374 मिलियन साल पहले हुआ डेवोनियन मास एक्सटिंक्शन, उसी के 124 मिलियन साल बाद घटा धरती का तीसरा और अब तक के इतिहास का सबसे विध्वंसक पर्मियन मास एक्सटिंक्शन, और चौथे नंबर पर उससे 50 मिलियन साल बाद हुआ ट्रियासिक मास एक्सटिंक्शन। लेकिन हम लोग आज जिस मास एक्सटिंक्शन की बात करने वाले हैं, वो वैश्विक इतिहास का सबसे प्रसिद्ध और जाना माना मास एक्सटिंक्शन है, और धरती का वही 5वां मास एक्सटिंक्शन था, क्रिटेशियस मास एक्सटिंक्शन। जी हाँ, बिल्कुल सही अरमान लगाया आपने। ये एक उल्कापिंड दौरा धरती पर घटित वही जनसंहार था जिसने डायनासोर्स की पूरी आबादी को महज कुछ ही दिनों में मौत के घाट उतार दिया था। लेकिन इसका असर सिर्फ चलने फिरने वाले जीवित प्राणियों पर ही नहीं देखा गया था, बल्कि वनस्पति जीवन पर भी इसका एक बहुत ही गहरा प्रभाव पड़ा, जो तत्कालीन स्थिति के हिसाब से तो बड़ा ही विध्वंसक था, पर कहीं ना कहीं उसी वनस्पति जीवन को हुए नुकसान के कारण आज हम इंसान कुछ बेहतर सांस ले पा रहा है। बात है आज से 67 मिलियन साल पहले की। ये वो समय है जब अभी तक किसी भी तरह का कोई उल्कापिंड धरती से नहीं टकराया था, और डायनासोर अभी भी धरती पर संपूर्ण स्वतंत्रता से राज कर रहे थे। इस दौर में उन इलाकों पर जहां आज के समय में अमेज़न के जंगल मौजूद हैं, वहां पर कॉनिफर्स जैसे पेड़ों की प्रजातियां उगा करती थी। जिन लोगों को नहीं पता कि कॉनिफर्स असल में होते क्या हैं, उनके लिए बता दें कि ये पेड़ और पौधे की एक ऐसी प्रजाति है जो आमतौर पर लंबाई में तो बहुत ऊंचे होते हैं, पर उनका घनत्व बड़े ही न्यूनतम स्तर पर रहता है। उदाहरण के लिए सिडर्स, साइप्रेस, फायर्स, जुनिपर्स, कॉरस, लाचिस, बाइन्स, रेडवुड, स्परोशिस और यूइज जैसे सभी पेड़ कॉनिफर्स की जीनस का या तो हिस्सा होते हैं, या तो इन पेड़ों के जीनस कॉनिफर्स से बड़ा मेल खाते थे। अगर और ज़्यादा गहराई में जाएं तो ये कॉनिफर्स जिम्नोस्पर्म्स की कैटेगरी में आते हैं। अब पुराने दौर में क्या था कि उस समय के अमेज़न वाली जगह में पेड़ों के पत्तों द्वारा इतने घनत्व उत्पन्न नहीं किया जाता था, जिससे सूर्य का प्रकाश सीधा जमीन की स्तर पर आए, और उनसे इन जिम्नोस्पर्म्स को बढ़ने के लिए और फेवरेबल एनवायरनमेंट मिल गया। स्पीशीज एनवायरनमेंट जिम्नोस्पर्म्स की ग्रोथ के लिए सबसे महत्वपूर्ण होता है, जिसके कारण वो हमेशा घनत्व वाले पौधे यानी कि एंजियोस्पर्म्स को डोमिनेट करके रखते थे। ऊपर से डायनासोर्स की उपस्थिति में अगर कभी ऐसा मौका आया भी कि एंजियोस्पर्म्स को डोमिनेट करने का मौका उन्हें मिला हो, तो उन विशालकाय जीवों की उपस्थिति में ऐसा कभी संभव हो ही नहीं पाया, क्योंकि कारण साफ था। जब भी घनत्व वाले पेड़ पौधे ज़्यादा बढ़ने लगते थे, तो अपनी भारी डाइट के कारण शाकाहारी डायनासोर्स उन घनत्व वाले पेड़ पौधों को ही खाने लगते थे, जिनसे उन्हें ना तो बढ़ने के लिए जरूरी वक्त मिलता और ना ही वातावरण। लेकिन ये सभी परिस्थितियाँ एक झटके में उसी वक्त बदल गई जब धरती पर एक 12 किलोमीटर की चौड़ाई वाला उल्कापिंड गिरा, क्योंकि जैसे ही वो उल्कापिंड धरती की सतह से टकराया, संपूर्ण संसार में मानो जैसे रेडिएशन और धूल की ऐसी सुनामियां गई, जो शायद ही जीवन की शुरुआत के बाद किसी भी जीवित प्राणी ने कभी देखा होगा। इसके अलावा पूरी दुनिया भर में शॉक वेव की वजह से ऐसी सुनामी ने दस्तक दी, जिसको किसी भी दौर में इंसानों ने नहीं देखा होगा। वही दूसरी ओर उड़ती हुई धूल के कारण धरती के कई कोनों में इतनी मोटी डस्ट की परत जम गई कि सूर्य के किरणें उन क्षेत्रों में कई सालों तक पड़ी ही नहीं, और इन्हीं विध्वंसक घटनाक्रमों के परिणाम स्वरूप जमीन के ऊपर उपस्थित 75% आबादी नष्ट हो गई, और वही 40% वनस्पति जीवन भी हमेशा के लिए विलुप्त हो गया। लेकिन कई हजारों साल बाद जब ये स्थितियां वापस से सामान्य
होने लगी तो इस धरती ने कई रोमांचक बदलावों को अपने सामने देखना शुरू किया, जैसे डायनासोर्स की उपस्थिति में स्तनधारी जीव यानी कि मैमल्स संपूर्ण आज़ादी के साथ धरती के ऊपर घूमने लगे। और उसके बाद जीवन की शुरुआत कैसे हुई, इसके लिए आप हमारा पुराना वीडियो तो देख ही सकते हैं, जहां एक तरफ जीवन एक नई सिरे से पनप रहा था, तो वहीं एक इलाका ऐसा भी था जहां एक नए स्वरूप की शुरुआत हो चुकी थी। और ये वही इलाका था जहां आज के दौर में अमेज़न के जंगल खड़े हैं। ये वही क्षेत्र है जहां उल्कापिंड के टकराव से पहले कॉनिफर्स जैसे जिम्नोस्पर्म्स अपना दबदबा बनाकर रखते थे, लेकिन उल्कापिंड के टकराव के बाद इस क्षेत्र का वनस्पति जीवन बहुत ही बुरी तरह से दुर्घटनाग्रस्त हो गया, जिसके कारण उस बड़े से जंगल के तकरीबन 60% पौधे, या सामान्य भाषा में कहें तो आधे से ज़्यादा कॉनिफर्स तबाह हो गए थे। और सब कुछ वापस से शुरू होने लगा था, क्योंकि इस बार ना तो घनी झाड़ियों को खाने वाले डायनासोर्स थे और ना ही वातावरण में पहले जितनी स्थितियां, जिसके कारण वातावरण पूर्ण निष्पक्ष हो गया। और ये एक सुनहरा मौका था जब जिम्नोस्पर्म्स और एंजियोस्पर्म्स की इस लड़ाई में कोई भी बाजी मार सकता था, लेकिन शायद प्रकृति एंजियोस्पर्म्स के पक्ष में ज़्यादा झुक गई। इसकी वजह ये थी कि शुरुआती समय में जब धीरे धीरे आसमान खुलने लगा, तो सूर्य की किरणों की उत्तरी मात्रा में उस जगह पर नहीं पहुंच रही थी जितनी पहले की दौर में पहुंचा करती थी। और कुछ बायोलॉजिस्ट ये बताते हैं कि जिम्नोस्पर्म्स को एंजियोस्पर्म्स से ज़्यादा लाइट की आवश्यकता पड़ती थी। जब यही परिस्थिति परिवर्तित हुई, तो सूर्य की किरणों के अभाव में घने घने एंजियोस्पर्म्स प्रजाति के पेड़ों को उगने का मौका मिल गया। और इसी मौके का फायदा उठाते हुए वो सब तेजी के साथ पनपने लगे और महज कुछ ही सालों में उस पूरी क्षेत्र में अपना दबदबा बना लिया। जब स्थितियां वापस से कुछ साल बाद सामान्य हुई और परिवर्तित ठीक पहले की तरह बन गया, तब भी जिम्नोस्पर्म्स अब अपनी पुरानी वाली डोमिनेशंस को नहीं रिटेन कर पाए। और इसकी मुख्यतः दो वजहें थी। पहली तो ये थी कि एंजियोस्पर्म्स जिम्नोस्पर्म्स के मुकाबले जगह घेरते हैं, जिसके कारण अच्छी खासी मात्रा में अपनी जगह बनाने के बाद जिम्नोस्पर्म्स के पनपने के लिए जंगलों के बीच पर्याप्त खाली क्षेत्र बचा नहीं था, जिससे कि वो पहले की तरह अपना साम्राज्य कायम नहीं कर पाए। दूसरा कारण था कि एंजियोस्पर्म्स का घनत्व, जैसा कि मैंने पहले ही बताया था कि जिम्नोस्पर्म्स को एंजियोस्पर्म्स के मुकाबले ज़्यादा सूर्य की रोशनी की आवश्यकता है। पर जब जंगलों के बीच यही घनत्व बढ़ता गया, तो जमीनी इलाकों पर उतनी सूर्य की रोशनी नहीं पहुंच पाए जितनी कि जिम्नोस्पर्म्स को उगने के लिए चाहिए होती है, जो कि एक महत्वपूर्ण कारण था कि क्यों वहां की परिस्थितियां वापस से आज से करोड़ों साल पहले की तरह नहीं हो पाए। ऊपर से कई सालों तक डायनासोर जैसा कोई लंबा और ज़्यादा खाने वाला जीव भी धरती पर प्रकट नहीं हुए, जिसके कारण एंजियोस्पर्म्स के वर्चस्व को ठेस पहुंचाने वाला कोई भी जीव धरती पर कई सालों तक उपस्थित नहीं हो पाया। और इन एंजियोस्पर्म्स का राज तब तक इतना बढ़ गया कि आज भी वो विश्व के सबसे बड़े रेन फॉरेस्ट के रूप में विराजमान है, हालांकि जो करोड़ों सालों तक कोई भी जीव नहीं कर पाया। वही शर्मसार हरकत हम इंसान अपनी ही कब्र खोदने के लिए कर रहे हैं। ब्राज़ील के इन्हीं एमेज़न रेन फॉरेस्ट में आजकल इतनी ज़्यादा पेड़ों की कटाई हो रही है कि डिफॉरेस्टेशन रेट हर महीने एक नया रिकॉर्ड बना रहा है। और आंकड़े इतने हैरान करने वाले हैं कि हम इंसानों ने महज कुछ ही सालों में तकरीबन 17% एमेज़न के जंगलों को खोद दिया है। जी हाँ, 17%। अगर ये भयावह आंकड़ा ऐसे ही बढ़ता रहा तो यकीन मानिए कि हमारे पास सांस लेने के लिए कोई हवा नहीं बचेगी, क्योंकि दुनिया भर की ऑक्सीजन का ऑलमोस्ट 30% सप्लाई सिर्फ एमेज़न रेन फॉरेस्ट ही फुलफिल करता है। लेकिन जरा सोचिए कि अगर यही 30% ऑक्सीजन का हिस्सा हमेशा के लिए कहीं चला जाए, तो इंसान सांस लेने के लिए कहाँ जाएंगे, क्योंकि कार्बन एमिशन रेट तो हर साल बढ़ता ही जा रहा है, इसमें कोई शक नहीं। इसलिए अगर हम लोग कार्बन के बढ़ते हुए स्तर को नहीं